फंसना, घूमना और मौत। आइए तीन ऐसे भयानक मामलों पर नजर डालते हैं जहां अनुभवी गुफा खोजियों, केवर्स को उनकी क्षमता से ज्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। यह घबराहट या खराब प्लानिंग की वजह से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे की बेदर्द और जबरदस्त ताकत की वजह से हुआ। हमेशा की तरह दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपनी समझदारी से देखें। मेक्सिको के ओक्साका वखाका पहाड़ों के नीचे धरती की सबसे खतरनाक गुफा प्रणालियों में से एक मौजूद है। शेवेट शेवे गुफा, एक ऐसी जगह जहां गुप अंधेरा है, पानी का शोर कान फाड़ देने वाला है और इतनी गहरी खद्दी ढलाने हैं कि रोशनी भी उनमें खो जाती है। यह सिर्फ एक गुफा नहीं है, यह मौत का भूल भुलैया है। यह कहानी है गलत तरीके से रस्से बांधने, रिगिंग, घूमते हुए नीचे उतरने और अब तक खोजी गई सबसे गहरी गुफा प्रणालियों में से एक में मौत की। जब आप बहुत गहराई में जाते हैं और वापस नहीं लौट पाते तो ऐसा ही होता है। शेवेट गुफा ऊपर से देखने में कुछ खास नहीं लगती, बस जंगल की जमीन पर एक दरार जैसी दिखती है जो मेक्सिको के ओक्साका पहाड़ों में छिपी है। लेकिन अंदर जाने पर एक बिल्कुल अलग दुनिया मिलती है। हम अब तक खोजी गई सबसे गहरी और खतरनाक गुफा प्रणालियों में से एक की बात कर रहे हैं। 1500 मीटर से ज्यादा की सीधी गहराई, यानी 1 मील से भी ज्यादा सीधा नीचे जाना, काली खाइयों, पानी से भरी सुरंगों और कभी न खत्म होने वाले रस्से के सहारे उतरने वाले रास्तों से गुजरना। ये जंगल में सैर करने जैसी गुफा नहीं है। शेवेट खड़ी ढलान वाली, गीली और खतरनाक है। एक फिसलन और खेल खत्म। 1991 तक गुफा खोजियों ने इस सिस्टम के बड़े हिस्से का नक्शा बना लिया था। इतना तो पता चल ही गया था कि यह खतरनाक जगह है। लंबी खड़ी खाइयां, पानी से भरे तंग रास्ते, संकरी जगहें और उसके बाद 20 मीटर की सीधी गिरावट गूंजते अंधेरे में। और गहराई में जाने के लिए टीमों को हर ढलान पर खुद रस्से बांधने पड़ते थे। इसका मतलब था चट्टान में बोल्ट लगाना, रस्सा बांधना, गियर की जांच करना, और यह सब तब करना जब वे भीगे हो, ठंड से कांप रहे हो और कभी कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन से 100 फीट ऊपर लटके हो। उस साल एक अमेरिकी टीम नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही थी। उनके पास गियर था, उनके पास अनुभव था, उनके पास रास्ता था। लेकिन शेवेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां नीचे बस एक गलती काफी है। एक क्लिप का फेल होना, एक सेकंड की गलत रिगिंग, एक ऐसी गिरावट जहां से आप कभी वापस नहीं लौट पाते। जब टीम 23 मीटर की ढलान ड्रॉप तक पहुंची, तब तक वे चावीट चवीट गुफा में काफी अंदर और जमीन के नीचे कई घंटे बिता चुके थे। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने हर हिस्से को रस्सियों, बोल्ट और सावधानी से की गई प्लानिंग के जरिए पार किया था। गुफा के इस हिस्से में टीम बहुत अच्छे से काम कर रही थी। वे पहले ही कई सीधी ढलानों, वर्टिकल पिचेस से नीचे उतर चुके थे और ऐसी तंग जगहों और गहरी ढलानों से गुजरे थे जहां सिर्फ सिंगल रोप टेक्निक, एसआरटी का इस्तेमाल करके ही पहुंचा जा सकता था। वह जानलेवा ढलान जहां सब कुछ गड़बड़ हो गया, लगभग 23 मीटर, यानी लगभग 75 फीट सीधे नीचे एक संकरी गीली गुफा में। यह उस सिस्टम की सबसे गहरी ढलान नहीं थी, लेकिन यह मुश्किल थी। इस ढलान पर एडवांस टीम के एक सदस्य ने फिक्स्ड रोप और रैपेल रैक सेटअप का इस्तेमाल करके रास्ता तैयार किया था, जो उस समय का स्टैंडर्ड तरीका था। इस ढलान पर रिगिंग मजबूत बताई गई थी, रस्सी फिक्स थी, एंकर अच्छा था। आगे गई टीम ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसमें सब कुछ तेजी से बिगड़ गया। क्रिस जैगर नीचे उतरने की बारी में अगले थे। वह उस सीजन में एक्सपीडिशन के साथ काम कर रहे थे और एक कुशल केवर, गुफा खोजने वाले थे। उन्होंने अपने रैपेल रैक का इस्तेमाल करके रस्सी में क्लिप किया और नीचे उतरने के लिए पीछे की ओर झुके। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उनका नीचे उतरना स्थिर नहीं था, वह घूम रहे थे। वर्टिकल केविंग में ऐसा हो सकता है, रस्सी मुड़ जाती है, नीचे जाते समय आपका वजन आपको धीरे धीरे घुमाता है। लेकिन यह सिर्फ हल्का घूमना नहीं था, यह तेज और बेकाबू था। फिर आवाज आई, अचानक खड़खड़ाहट, फिर धम्म से गिरने की आवाज। धातु की कोई चीज ढीली हो गई थी।
कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। चोरगर गिर चुके थे। वह रस्सी के सहारे नीचे नहीं पहुंच पाए थे। वह जमीन पर गिरे थे, जो सख्त चट्टानों से घिरे पानी के एक उथले कुंड जैसा था। नीचे उतरते समय रैपल रैक अलग हो गया था। क्या उसे ठीक से नहीं लगाया गया था, गलत तरीके से क्लिप किया गया था, या घूमने की वजह से वह खुल गया था? कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता था, लेकिन नतीजा बहुत भयानक था। ऊपर से उनके साथियों को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। बिना आवाज किए शरीर इतनी जोर से नहीं गिरता। वे उसी रस्सी सिस्टम का इस्तेमाल करके एक एक करके जितनी तेजी और सावधानी से हो सकता था नीचे उतरे। अब उन्होंने रस्सी को चेक और डबल चेक किया। जब वे उन तक पहुंचे तो जोरगर पानी के कुंड में पीठ के बल बेजान पड़े थे। उनका पैर साफ तौर पर टूटा हुआ था। वह सांस नहीं ले रहे थे, उनकी नब्ज नहीं चल रही थी, और वे जमीन के नीचे 23 मीटर की गहराई में एक घने अंधेरे वाले चैम्बर में थे, जहां पानी की गूंज सुनाई दे रही थी और सतह पर संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने तुरंत सीपीआर शुरू किया। उन्हें तेजी से काम करना था, क्योंकि चैम्बर ठंडा, गीला और छोटा था। गिरे हुए व्यक्ति के आसपास 3 लोगों के लिए मुश्किल से ही जगह थी। कंप्रेशन के दौरान जोरगर की छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हिलडुल नहीं रहा था। वे हर कुछ मिनटों में अपनी जगह बदलते रहे और सीपीआर की जिम्मेदारी बारी बारी से निभाते रहे, ताकि वे खुद न थक जाए। उन्होंने 30 मिनट तक यह जारी रखा। फिर भी न कोई पल्स थी, न सांस, और न ही कोई प्रतिक्रिया। आखिरकार किसी ने घोषणा कर दी कि वह नहीं रहा। यह कहना मुश्किल था और इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल। लेकिन उस समय काफी गहराई पर लगातार सीपीआर की कोशिशों के बाद भी जब कोई हलचल नहीं दिखी और कोई सुधार नहीं हुआ, तो सच्चाई सामने आ गई। उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके शरीर को बाहर निकालने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं था। शेवेट गुफा ऐसी नहीं है जहां आसानी से चलकर अंदर बाहर जा सके। ये खड़ी, तंग और रस्सी के इस्तेमाल वाली गुफा है। बेजान, बिना किसी हलचल वाले शरीर को 20 से 30 मीटर ऊंचे कई हिस्सों से ऊपर खींचने की कोशिश में किसी और की जान भी जा सकती थी। टीम के पास न तो जरूरी लोग थे, न ही पुलिस सिस्टम, और न ही समय। उन्होंने शव को वहीं छोड़ने का फैसला किया, लेकिन हल्के फुल्के ढंग से नहीं। जोरगर के शव को मुख्य पानी के बहाव से हटाकर उसी चैम्बर में एक सुरक्षित कोने में रखा गया। उन्होंने उन्हें सम्मानपूर्वक गिरते पानी से दूर रखा और उस जगह को सुरक्षित किया, ताकि भविष्य की टीमों को कोई परेशानी न हो या गंदगी न फैले। इस घटना के बाद शेवेट गुफा में उस गहराई तक खोज का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया। भविष्य के अभियानों में उस जगह पर फिर से जाया गया, लेकिन हमेशा ज्यादा सावधानी के साथ और उस ठंडे, गीले चैम्बर की याद के साथ, जो जमीन की सतह से 23 मीटर नीचे था। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि ऐसी गुफाओं में भले ही आप फंसे ना हो, आप कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। और हमने अभी केविंग के इतिहास की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक के बारे में बात की, लेकिन हर जानलेवा गलती जमीन के नीचे 1 मील की गहराई पर नहीं होती। कभी कभी सिर्फ 12 फीट की दूरी ही काफी होती है। अगला मामला इंग्लैंड के डर्बीशायर में हुआ, जो मर्लिन्स माइन नाम की एक गीली और दम घोटने वाली गुफा प्रणाली के अंदर था। बाहर से देखने पर यह कुछ खास नहीं लगती, बस पहाड़ियों के बीच चूना पत्थर में बना एक कीचड़ वाला प्रवेश द्वार है। लेकिन एक बार अंदर जाने पर यह एक अलग ही दुनिया लगती है। दीवारें पास आने लगती हैं, हवा ठंडी हो जाती है, और जल्द ही आप आधे भरे हुए पत्थर के रास्तों पर पेट के बल रेंगने लगते हैं और अपना सामान बजरी और पानी के बीच खींचते हुए ले जाते हैं। मर्लिन्स अपनी सुंदरता के लिए मशहूर नहीं है, यह अपनी कठोरता के लिए जानी जाती है। पानी से भरे संकरे रास्ते अचानक मुड़ जाते हैं। बिना किसी चेतावनी के छतें नीचे आ जाती हैं। एक पल में ही कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। और इसके नेटवर्क के अंदर गहराई में वह खतरा छिपा है जिससे ज्यादातर केवर्स, गुफाओं की खोज करने वाले, सबसे ज्यादा डरते हैं। एक संप, गुफा के अंदर पानी से भरी जगह, जो पूरी तरह पानी में डूबी हुई सुरंग थी, जहां घुप अंधेरा था, गाद भरी थी, और जगह इतनी कम थी कि बमुश्किल ही निकला जा सकता था।
1970 के दशक की शुरुआत में यूके में गुफाओं की खोज करने वाले लोग ऐसी जगहों पर जा रहे थे जिनका नक्शा बहुत कम लोगों ने बनाया था। हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन इन गुफाओं के अनछुए हिस्सों तक पहुंचने की जिद ने बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ दिया। यहीं पर पेगासस केविंग क्लब की भूमिका अहम हो गई। वे उस इलाके के सबसे सक्रिय समूहों में से एक थे, जो अपने व्यवस्थित तरीके और उन जगहों पर जाने की हिम्मत के लिए जाने जाते थे जहां दूसरे नहीं जाते थे। और उनकी टीम में जॉन शैग स्मिथ नाम का एक कुशल और अनुभवी गुफा खोजी केवर भी शामिल था। यह 1974 की गर्मियों की बात है। योजना यह थी कि मर्लिन की खदान में वापस जाया जाए और उस संप को पार किया जाए जिसने कुछ हफ्ते पहले ही आगे बढ़ने का काम रोक दिया था। विचार यह था कि उस जगह के ठीक ऊपर की तरफ एक बांध बनाया जाए। उन्होंने पानी जमा होने की जगह संपार से पानी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ा और पानी का लेवल इतना कम कर दिया कि वे सूखे रास्ते से रेंग कर आगे बढ़ सके। लेकिन काम शुरू करने से पहले स्मिथ ने एक फैसला किया। वह खुद देखना चाहते थे। वह संप ज्यादा लंबा नहीं था, शायद 12 से 15 फीट का, और अगर उसके आगे हवा की कोई जगह एयर पॉकेट होती, भले ही वह छोटी सी ही क्यों ना हो, तो सब कुछ बदल सकता था। बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाकर वापस आना था। कोई लापरवाही नहीं करनी थी। बाकी टीम ने जरूरी सामान तैयार किया। स्मिथ की हार्नेस से एक रस्सी बांधी गई। वही उनकी लाइफलाइन थी, सतह से उनका एकमात्र संपर्क। उन्होंने सिग्नल के लिए एक तय तरीका अपनाया। अगर वह हवा वाली जगह तक पहुंच जाते तो वह रस्सी को 3 बार जोर से खींचते। फिर अगर हालात ठीक होते तो वह पीछे हटाते और टीम फिर से इकट्ठा हो जाती। संप का मुहाना बहुत तंग था, मुश्किल से इतना चौड़ा कि पूरे गियर के साथ कोई गुफा खोजी केवर अंदर जा सके। अंदर का पानी ठंडा और शांत था, लेकिन नीचे जमा गाद सिल्ट खतरा बनकर इंतजार कर रही थी। एक गलत हरकत और सब कुछ धुंधला हो जाता, कुछ भी दिखाई न देता। अंदर मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक बार अंदर जाने के बाद सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकते थे। चारों तरफ पत्थर थे और हिलने डुलने के लिए बस कुछ इंच की जगह थी। स्मिथ ने अपना सेटअप चेक किया, अपनी लाइन सुरक्षित की और पानी के नीचे चले गए। उनके ऊपर रस्सी तन गई, जिसे टीम ने मजबूती से पकड़ रखा था। कुछ सेकंड गुजरे, फिर सिग्नल मिला। 3 बार खिंचाव। उन्हें हवा वाली जगह मिल गई थी। और फिर कुछ नहीं। शुरू में कोई घबराया नहीं। 3 बार खिंचाव। यही तय सिग्नल था। वह पार कर गए थे। हवा वाली जगह मिल गई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, रूटीन जैसा। लेकिन उस सिग्नल के बाद खामोशी छा गई। न कोई वापसी का सिग्नल, न लाइन में कोई खिंचाव, बस सन्नाटा। टीम इंतजार करती रही, रस्सी को देखती रही। वह ढीली पड़ी थी, बिना हिले डुले, जैसे किसी पत्थर से बंधी हो। उनमें से एक ने उसे धीरे से खींचा। कोई जवाब नहीं मिला। सेकंड मिनटों में बदल गए। उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। एक दूसरा गोताखोर, स्मिथ का ही एक साथी, तेजी से तैयार हुआ। वही एंट्री पॉइंट, वही लाइफलाइन। लेकिन अब पानी की हालत और खराब हो गई थी। संप से गुजरते समय स्मिथ की हरकत से गाद सिल्ट हिल गई थी। जो पानी पहले धुंधला था, वह अब बिल्कुल काला हो गया था। दूसरे गोताखोर के पानी में उतरते ही विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। कोई भी रोशनी उसे भेद नहीं पा रही थी। सब कुछ तरल परछाई जैसा हो गया। 12 फीट। उन्हें बस इतनी ही उम्मीद थी, सिर्फ 12 फीट। कुछ किक मारकर आगे बढ़ना, चट्टान के एक ऐसे रास्ते से रेंग कर निकलना जो मुश्किल से किसी इंसान के कंधों जितना चौड़ा था। और फिर वह वहां था, स्मिथ का शरीर आधे रास्ते से थोड़ा आगे, संप पानी से भरे गड्ढे के दूसरी तरफ धीरे से फंसा हुआ था। वह सीधा था, हाथ आगे की ओर थे, और उसने अभी भी अपना मास्क पहना हुआ था। उसका रेगुलेटर अपनी जगह पर था, माउथपीस अच्छी तरह लगा हुआ था। चट्टान पर घबराहट में खरोचने के कोई निशान नहीं थे। कोई फटा हुआ गियर नहीं था। नहीं घबराहट या संघर्ष के कोई संकेत थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही मिनटों बाद ग्रुप के सबसे अनुभवी गुफा खोजियों में से एक की मौत हो गई, बिना किसी हलचल या चेतावनी के। डाइव में 60 सेकंड से भी कम समय लगा था। बस इतना ही समय लगा। न कोई गुफा ढही, न कोई उपकरण खराब हुआ, न ही अंधेरे में कोई राक्षस था।
बस 12 फीट लंबी पानी से भरी सुरंग और सन्नाटा था। यॉर्कशायर डेल्स की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में छिपी लॉन्ग चर्न गुफा बाहर से देखने में कुछ खास नहीं लगती। जमीन में एक छोटी सी दरार, जिसके चारों ओर हरे भरे खेत है। यह नए और अनुभवी गुफा खोजियों के लिए अंदर जाने की पसंदीदा जगह है, लेकिन इसकी शांत जगह को देखकर धोखा ना खाए। इसके नीचे पत्थर, पानी और अंधेरे का एक घुमावदार और अनिश्चित जाल है, जिसने कई खोजियों को चौंका दिया है। लॉन्ग चर्न सेलसाइड गांव के पास और मशहूर एलम पॉट सिस्टम के नजदीक स्थित है, जो इंग्लैंड की सबसे गहरी वर्टिकल शाफ्ट खड़ी सुरंग में से एक है। लॉन्ग चर्न का इस्तेमाल अक्सर एलम पॉट तक जाने के रास्ते के तौर पर किया जाता है। यह रास्ता गुफा खोजने वालों को गहरी ढलानों, तंग जगहों और चुना पत्थर के बीच से नसों की तरह बहते तेज पानी तक पहुंचने का मौका देता है। यह रोमांच पसंद करने वालों के लिए एक खेल का मैदान है, लेकिन मौसम खराब होने पर यह एक जाल भी बन सकता है। गुफा को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, अपर लॉन्ग चर्न और लोअर लॉन्ग चर्न। अपर लॉन्ग चर्न काफी आसान है। यहां कुछ जगहों पर गुफा चौड़ी है और चूना पत्थर के फर्श के बीच से उथली धारा बहती है। गुफा खोजने की शुरुआत करने वालों के लिए कई ट्रिप यहीं से शुरू होती है, जहां वे उथले पानी से गुजरते हैं। पैड, ग्लव्स। स्टुअर्ट ने एक रस्सी और जरूरी सामान वाला बैग लिया हुआ था। स्लिंग, कैराबिनर, फर्स्ट एड किट और एक एक्स्ट्रा लाइट भी साथ थी। कैरोलिन ने भी ऐसा ही सामान पहना था। सब कुछ देखकर लग रहा था कि वे जमीन के नीचे एक आम दिन के लिए तैयार है, लेकिन जमीन के नीचे आम या सामान्य जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती, खासकर लॉन्ग चर्न जैसी जगह पर। वे अपर लॉन्ग चर्न से अंदर गए। सड़क के किनारे बनी पार्किंग से बस थोड़ी ही दूर पर यह जगह थी। वहां से वे जानी पहचानी अंधेरी गुफा में दाखिल हुए। चूना पत्थर, लाइमस्टोन की एक सुरंग जहां पानी टपक रहा था। काई की वजह से फर्श फिसलन भरा था और दूर बहती धारा की आवाज गूंज रही थी। यह हिस्सा काफी आसान था। पानी के कुंड उथले थे और छत इतनी ऊंची थी कि कोई खड़ा हो सके। यह ऐसी गुफा है जो सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाती है, खासकर उन लोगों को जो पहले यहां आ चुके हैं। और अंदर जाने पर वे डॉक्टर बैनिस्टर हैंड बेसिन के पास पहुंचे, जो लोअर लॉन्ग चर्न में जाने का एक अहम पॉइंट है। यहीं से गुफा तंग होने लगती है। ऊपरी हिस्से में धीरे धीरे बहने वाली धारा यहां तेज होने लगती है। बारिश के मौसम में यह और तेज और शोर वाली हो जाती है, और अभी ठीक ऐसा ही हो रहा था। शुरुआती संकेत मिल रहे थे, जो हल्के थे लेकिन मौजूद थे। पानी का स्तर थोड़ा बढ़ गया था। धारा अब धीरे धीरे नहीं बह रही थी, बल्कि तेजी से बह रही थी। गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। गुफा के अंदर हवा भारी और नम थी, लेकिन अनुभवी लोगों को यह शायद अभी भी काबू में लग सकती थी। नीचे कुख्यात चीज प्रेस इंतजार कर रहा था, एक तंग आड़ी जगह जहां से शरीर बमुश्किल ही निकल पाता था। तकनीकी रूप से यह मुश्किल नहीं है, लेकिन यह बहुत तंग और डरावना है। ज्यादातर गुफा यात्री चीज प्रेस से भीगकर, छिलकर और घबराकर बाहर निकलते हैं, और जब पानी का बहाव तेज हो तो यह जगह बिल्कुल अलग और खतरनाक हो जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, समय बीतता जा रहा था। जमीन के ऊपर मौसम बदलने लगा था। बारिश हो रही थी, शुरुआत में हल्की लेकिन लगातार। और लॉन्ग चर्न जैसी गुफाओं में जमीन के ऊपर की थोड़ी सी बारिश भी जमीन के नीचे सब कुछ बदल सकती है। स्टुअर्ट और कैरोलीन अब लोअर लॉन्ग चर्न में काफी अंदर पहुंच चुके थे और धारा के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। शोर बढ़ गया था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तंग जगहों पर आवाज से दिशा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पानी चट्टानों से टकराकर गूंजता है, जिससे लोगों की आवाज और हलचल सुनाई नहीं देती। बातचीत करना मुश्किल हो जाता है और दिशा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आपकी हेडलाइट की रोशनी धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता। इस मोड़ पर उन्हें एहसास हो गया होगा कि हालात बदल रहे हैं। धारा न सिर्फ तेज थी, बल्कि उसका जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा था। आगे बढ़ने का मतलब था गहरा पानी, ठंडी हवा और संभलने के लिए बहुत कम गुंजाइश। उनका मकसद चाहे जो भी रहा हो, आगे और घूमना या बस एक चक्कर पूरा करना, अब उनका ध्यान एक ज्यादा जरूरी काम पर था।
बाहर निकलना। लेकिन लॉन्ग चर्न से बाहर निकलना आसान नहीं है, खासकर तब जब बाढ़ आ रही हो। सर्दियों में शुरू हुआ एक छोटा सा अभियान अब गुफा से ही एक संघर्ष में बदलने वाला था। एक घुमावदार, बाढ़ से भरी भूल भुलैया जिसमें वापस जाने का कोई साफ रास्ता नहीं था और समय भी तेजी से बीत रहा था। सर्दियों में आसानी से शुरू हुआ यह सफर अब जानलेवा बन गया था। जमीन के ऊपर बारिश तेज हो गई थी और लॉन्ग चर्न जैसी गुफाओं में जहां पानी की धारा बहती है, उस पानी को नीचे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। पानी दरारों और रास्तों से रिसकर एक ही संकरे जमीनी नीचे के सिस्टम में जमा हो जाता है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक हुआ। दिन में जो उथली धारा चूना पत्थर के फर्श पर धीरे धीरे बह रही थी, वह अब तेज बहाव वाली नदी बन गई थी, जो गाद, मलबे और ठंडे पानी को तंग रास्तों से बहा ले जा रही थी। पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया। जिन तालाबों को उन्होंने आते समय पार किया था, वे अब कमर तक या उससे भी ज्यादा गुफा गहरे की हो दीवारों गए। से टकराती आवाजें एक जबरदस्त गूंज पैदा कर रही थीं। स्टुअर्ट और कैरोलिन लोअर लॉन्ग चर्न में चीज प्रेस के पास थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। उनके पास दो विकल्प थे, या तो वहीं रुककर इंतजार करें या हालात और खराब होने से पहले तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करें। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। यह एक समझदारी भरा फैसला था। गुफा का यह हिस्सा बहुत लंबा नहीं है। कई ग्रुप 1 घंटे से भी कम समय में यह चक्कर पूरा कर लेते हैं, लेकिन बाढ़ के बढ़ते पानी में हर चीज खतरा बन जाती है। फिसलन भरी ढलानें स्लाइड बन जाती हैं, संकरे रास्ते रुकावट वाली जगहें बन जाते हैं, हवा की जगह कम हो जाती है, और तेजी से बहता पानी सिर्फ तकलीफ देह ही नहीं होता, बल्कि इतना शक्तिशाली होता है कि आपको गिरा सकता है। जैसे ही उन्होंने वापसी शुरू की, वे दोनों वे बहाव के उलट दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे। उस पानी के बीच से वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, जो अब पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेल रहा था। गुफा की दीवारें और करीब आ रही थी। चीज प्रेस और डॉक्टर बैनिस्टर हैंड बेसिन जैसी जगहों पर पानी पीछे की ओर जमा हो सकता है, जिससे हाइड्रोलिक दबाव बनता है और वहां से गुजरने की कोशिश करने वाली कोई भी चीज उसमें फंस सकती है। वापस लौटते समय किसी मोड़ पर, शायद उस हिस्से के पास जहां धारा अचानक संकरी हो जाती है, स्टुअर्ट और कैरोलिन रस्सियों में फंस गए। चाहे वह पहले नीचे उतरते समय छोड़ी गई रस्सी हो या उनके पास मौजूद सामान, तेज बहते पानी ने उसे बेलों की तरह उनके चारों ओर लपेट दिया। बाढ़ वाली गुफा में रस्सी सिर्फ आपको गिराती नहीं है, ये जकड़ लेती है, फंसा लेती है, घसीटती है, और एक बार जब आप फंस जाते हैं तो ट्रेंड केवर्स, गुफाओं की खोज करने वालों के भी बचने की संभावना बहुत कम होती है। अब पानी पूरी तरह हावी हो चुका था। बहाव बहुत तेज था और रास्ता इतना संकरा था कि संभलना मुश्किल था। इसलिए वे बहाव के साथ बह गए, शायद ऐसे हिस्से में जहां गुफा का फर्श अचानक नीचे की ओर ढलान बनाता है, जिससे अचानक तेज बहाव या स्लाइड जैसी जगह बन जाती है। बाढ़ की स्थिति में ये जगह जानलेवा हो जाती है। ये पानी और उसमें मौजूद हर चीज को तंग, उथल पुथल वाली जगहों में धकेल देती है। बाद में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को दोनों केवर्स लगभग 1 मीटर पानी में फंसे हुए और बेजान मिले। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि उनकी मौत डूबने से हुई थी। कोरोनर ने बाद में स्टुअर्ट गुडविल के कामों को सही माना और निष्कर्ष निकाला कि हालात को देखते हुए उन्होंने सही फैसला लिया था। लेकिन जमीन के नीचे सही फैसला भी कुछ ही सेकंड में जानलेवा साबित हो सकता है। गुफा में पानी के तेज बहाव के बीच बढ़ता हुआ पानी सिर्फ आपके सामान या फिटनेस की ही परीक्षा नहीं लेता, यह माहौल को बदल देता है। फर्श नदियां बन जाते हैं, बाहर निकलने के रास्ते गायब हो जाते हैं, और हर सेकंड कीमती होता है। स्टुअर्ट और कैरोलिन ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। उनके पास जरूरी उपकरण थे, उनके पास अनुभव भी था। लेकिन ऐसी गुफाएं समय की चूक को माफ नहीं करती, और जब गुफा का मिजाज बदला, तब तक वे बहुत अंदर जा चुके थे। उनके आखिरी पल खराब प्लानिंग या घबराहट की वजह से नहीं गुजरे। वे गुफा के उस हिस्से में फंस गए थे जो, जब कुदरत ने हालात बदल दिए, तो गुफा पानी से भर गई। पानी का बहाव तेज हो गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। शाम होते होते सीआरओ, केव रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम को काम पर लगाया गया।
यॉर्कशायर डेल्स में स्थित सीआरओ में अनुभवी स्थानीय गुफा विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्हें ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। वे मुश्किल रास्तों और खतरनाक हालात में अक्सर रात के समय गुफाओं के अंदर काम करते हैं। यह कोई अभ्यास नहीं था और यह काम आसान भी नहीं होने वाला था। जमीन के नीचे हालात और बिगड़ते जा रहे थे। शाम तक बारिश होती रही और लॉन्ग चर्न गुफा, जो पहले से ही तेजी से बदलने वाली गुफा थी, अब पूरी तरह बाढ़ की चपेट में थी। पानी ने रास्ते के उन हिस्सों को भी डुबो दिया था जहां आमतौर पर पैदल चला जा सकता था। दिखाई कम दे रहा था और पानी का बहाव बहुत तेज था। बचाव दल ने ड्राई सूट्स, स्ट्रेचर, रेडियो, फ्लड लाइट और रिगिंग का सामान तैयार किया। फिर वे गुफा में दाखिल हुए। खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए टीम ने प्रवेश द्वार के पास पानी के तेज बहाव का सामना किया और लॉन्ग चर्न के निचले रास्तों की ओर बढ़ी। इसमें समय लगा। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ रहा था। ढीली चट्टानें, पानी से भरी दरारें और तंग रास्ते होने के कारण बचाव दल के सदस्यों को ऐसे हिस्सों से खुद को धकेलते हुए निकलना पड़ा जहां पानी उन्हें बहा ले जा सकता था। ऑपरेशन शुरू होने के कई घंटों बाद खोज दल नीचे की ओर एक गहरे हिस्से तक पहुंचे और एक भयावह खोज। स्टुअर्ट और कैरोलिन दोनों रस्सी में उलझे हुए, लगभग 1 मीटर ठंडे, तेज बहते पानी में आंशिक रूप से डूबे हुए पाए गए। जीवन के कोई संकेत नहीं थे। वे डूब गए थे। संभवतः गुफा से भागने के पहले प्रयास के दौरान, जब बाढ़ का पानी पूरी तरह से फैल गया था। कठिनाई के बावजूद टीम दोनों शवों को निकालने में कामयाब रही। यह एक शारीरिक रूप से कठिन और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण बचाव कार्य था। बचाव दल के भार के बिना भी गुफा का वह हिस्सा पहले से ही जोखिम भरा था। हताहतों के साथ जटिलता कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए स्ट्रेचर का उपयोग, रस्सियों का सहारा लेना और शारीरिक रूप से तंग जगहों से होकर गुजरना पड़ा, जबकि उनके चारों ओर पानी उफान पर था। गुफा बचाव संगठन ने बाद में बयान जारी किए, यह स्पष्ट करते हुए कि उस दिन की स्थितियां गंभीर थी। गुफा ने लगातार बारिश पर हिंसक प्रतिक्रिया दी थी और बाढ़ शुरू होने के बाद संभवतः कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। यह बचाव कार्य बहुत देर से नहीं पहुंचा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जो बिना किसी चेतावनी के जानलेवा हो गई। और लॉन्ग चर्न जैसी गुफाओं में एक बार पानी का स्तर बढ़ जाए तो समय आपका साथ देना बंद कर देता है। बचाव कार्य के बाद मामला नॉर्थ यॉर्कशायर कोरोनर कार्यालय को सौंप दिया गया। लॉन्ग चर्न गुफा के अंदर क्या हुआ, जिसके कारण स्टुअर्ट गुडविल और कैरोलाइन फ्लेचर की मृत्यु हुई, यह जानने के लिए एक जांच शुरू की गई। दोनों अनुभवी इंजीनियर और कुशल गुफा अन्वेषक थे। कोरोनर ने स्पष्ट किया कि लापरवाही या असावधानी का कोई सबूत नहीं था। उपकरण उपयुक्त थे। गुफा में उनका प्रवेश कानूनी और नियमित था। हालात गीले थे, लेकिन उतरते समय तुरंत खतरनाक नहीं थे। दोनों ने समझदारी से काम लिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन भारी बारिश के कारण गुफा के पानी का स्तर तेजी से बढ़ने से उनकी पीछे हटने की क्षमता खत्म हो गई। विशेष रूप से यह देखा गया कि स्टुअर्ट ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में एक तार्किक प्रतीत होने वाला निर्णय लिया। एक ही जगह रुककर हालात को और खराब करने का जोखिम उठाने के बजाय बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ना बेहतर है। दुख की बात है कि पानी का बहाव पहले से ही बहुत तेज था और दोनों गुफा खोजने वाले केवर्स बह गए। जांच में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। इसके बजाय इसने जमीन के नीचे प्रकृति के बेहद अनिश्चित और खतरनाक स्वभाव को उजागर किया। इन मौतों ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर गुफा खोजने वाले समुदायों को झकझोर कर रख दिया। स्टुअर्ट और कैरोलिन लापरवाह खोजकर्ता नहीं थे। वे इंजीनियर थे, प्रशिक्षित समस्या समाधान करता थे और रोमांच के प्रति अपने सोचे समझे नजरिए के लिए सम्मानित थे। उनकी कहानी एक चेतावनी थी, न केवल गुफा खोज के जोखिमों के बारे में, बल्कि सामान्य स्थिति और जानलेवा स्थिति तथा पानी के प्रति संवेदनशील गुफा प्रणालियों के बीच के बारीक अंतर के बारे में भी। स्टुअर्ट और कैरोलिन की कहानी सिर्फ एक त्रासदी से कहीं बढ़कर थी। यह एक चेतावनी भरा उदाहरण बन गई, एक ऐसी याद दिलाती घटना कि सबसे अनुभवी खोजकर्ता भी ऐसी प्रणाली से घिर सकते हैं जो शुरुआत में शांत दिखती है, लेकिन बिना किसी चेतावनी के बदल जाती है। उनके नुकसान ने बेहतर शिक्षा,
अधिक सावधान योजना और जमीन के नीचे पानी से पैदा होने वाले छिपे हुए खतरे के प्रति नए सिरे से सम्मान पैदा करने में मदद की। अगर इस वीडियो से कोई एक सबक मिलता है तो वह यही है, गुफा का सम्मान करें और आसमान पर नजर रखें। गुफा की संरचना को समझें, मौसम पर नजर रखें और हमेशा हमेशा अप्रत्याशित स्थितियों के लिए गुंजाइश रखें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इन कहानियों ने आपका ध्यान खींचा है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि आप आपदा और जीवित बचने की और भी रोमांचक सच्ची कहानियां देख सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सी कहानी आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। क्या आप कभी खुद किसी गुफा में गए हैं?